नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए राजेश सतपुते और सचिन उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ जुड़ेंगे और जतिन गेडिया भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में दो खास मेहमान होंगे। मार्केट के फंडामेंटल्स पर, स्पेशली महाराष्ट्र इलेक्शन के स्पेशल वर्डिक्ट के बाद इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह से होगी खास बातचीत, और मार्केट के टेक्निकल्स पर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से करेंगे बातचीत। ये सब कुछ लाइंड अप है शो में आपके लिए, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। और निफ्टी करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर, तो बेसिकली इस गैप अप के जोन में खुले, इस गैप अप के जोन में हम सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन आज का इंडेक्स टू वॉच है बैंक निफ्टी, जो करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर सस्टेन कर रहा है करीब 2% की रैली के साथ। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार तेजी, एडवांस डिक्लाइन करीब 5:1 का। आज दिन है पीएसयू स्टॉक्स का, सबसे टॉप गेनर है एचपीसीएल 6% ऊपर, फिर बीपीसीएल 6% ऊपर। उसके अलावा पीएसयू बैंक्स, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक, यहाँ पर अच्छे गेंस। कुछ डिफेंस स्टॉक्स जैसे कि बीएल में अच्छे मोमेंटम इस समय आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अच्छे मूव्स हैं यहाँ पर इस समय। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, एम फाइनेंशियल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी है। कुछ सीमेंट स्टॉक्स, यहाँ पर भी तेज़ी। उसके अलावा कुछ रेलवे स्टॉक्स, वहाँ पर तेज़ी। एबी फैशन बैन से बाहर आया, वहाँ पर तेज़ी। जहाँ तक नीचे गिरने वाले स्टॉक्स का सवाल है, उनमें मेनली आईटी स्टॉक्स हैं जहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, जैसे कि इन्फोसिस और एचसीएल टेक। हालांकि अब इन्फोसिस थोड़ा लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, जो सेंसेक्स से बाहर निकाला जा रहा है, वहाँ इस समय करीब करीब आपको 1.5% की गिरावट दिखाई देगी। वीरो जी, तो ये आपने छोटी सी समरी अभी सुनी, और अब चलते हैं कॉल्स पिक करने के लिए। और पैनल आपकी स्क्रीन पे है। अमित सेठ जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त क्या? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, इस समय के दो ट्रेड्स में रहेंगे। फर्स्ट विल बी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे स्ट्रक्चर शुरू से ही पॉजिटिव था। एक वीक मार्केट में भी डिक्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड वाज एबल टू ट्रेड अबव द ट्रेंड एमा, तो रिलेटिव सेंस स्ट्रांग है और यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी विद टर्न अराउंड इन द मार्केट। 15,750 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 15,500 का और टारगेट्स रहेंगे 16,000 और 16,200 रुपए के डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। दूसरा स्टॉक में पिक करूंगा डिफेंस सेक्टर से बीईएल। बीईएल भी काफी अच्छे से एक फॉलिंग मार्केट में होल्ड कर रहा था और आज हमने देखा कि इसने जो गैप के साथ एक ब्रेकआउट दिया है, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर देखते हुए लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। 294.80 का प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा हमारा 289 का और टारगेट्स रहेंगे 305 रुपए के। तो ये इस समय अमित जी की दो ट्रेड्स। सचिन जी, आपकी दो ट्रेड्स। अरुण जी, पिछले हफ्ते इसी पर्टिकुलर शो में हमने दो सीमेंट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था। पहला था अल्ट्राटेक सीमेंट और दूसरा था डालमिया भारत। मुझे लग रहा है डालमिया भारत का जो मोमेंटम है वो अभी भी शानदार है। जिस तरीके से एक वीक पैटर्न रिकवरी हुई है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक लगभग अराउंड 2000 लेवल के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट यहाँ पर एलिवेट हो चुका है 1920 का। मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने चाहिए 1832 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 1940 के इमीडिएट टारगेट के लिए। हो सकता है ये रैली 2000 के भी पार हो जाए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से वीकली एंड डेली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ था फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से, एंड एक अच्छा कन्वर्जन अभी यहाँ पर नजर आ रहा है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है इस पर्टिकुलर ट्रेंड में। 1605 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1505 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। यूएसएल पे 1533 पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे 33 रुपये ऊपर। और चलते हैं अब जतिन जी के पास। जतिन जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा जो दो ट्रेड्स होंगे उसमें से पहला ट्रेड होगा वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में रहेगा। तो क्रॉम्पटन में हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दे दिया है। 3 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो करंट स्तरों से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 390 का और ऊपर में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 416 और 425 के। और जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो अशोक लेलैंड में होगा।
अशोक लेलैंड में हमने देखा है कि एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस रखना होगा 225 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 246। ओके, अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, आपकी दो ट्रेड्स। अनुज देखिए, दो ट्रेड्स रहेंगे दोनों बाय साइड के। तो एक रहेगा एस्ट्रल। अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक क्लीन ब्रेकआउट मिला था परसों लोअर लेवल से। अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस की बात होती है फिर। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस तो दिखता है। इसका प्रोजेक्शन आज का रहेगा करीबन 1840 से लेकर 1860। तो एस्ट्रल बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 1770 का। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा वो रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स में इनफैक्ट डेली चार्ट पे लगता है कि ये 3800 तक का मूव देगा। तो 3610 चल रहा है, लेकिन मैं एक छोटा टारगेट लूंगा स्विंग का। वो इनिशियल टारगेट रहेगा मेरा 3680 से लेके 3700। पोजिशनली मुझे लगता है 3800 तक ये जाएगा। सो एस्कॉर्ट्स एंड एस्ट्रल। ओके, एक दो स्टॉक्स और यहाँ पे मार्क कर देते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। और राजेश जी, एक एस्कॉर्ट्स जब आपने दिया ना तो मेरे को जहन में एकदम से आयशर मोटर्स भी कौंधने लगा। इट्स 5010, ये भी ऑलमोस्ट एज पे है। और इट्स एज से पहले ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 25 जुलाई से इसका कंसोलिडेशन जारी है। एक बार फिर से स्ट्राइक करता हुआ इस जोन को, आपका टेक इस पर? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बन रही है। और अगर आप आयशर की बात करें तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। मुझे लगता है अगर ये 5011 चल रहा है, लेकिन 5020 5030 इस क्लस्टर के ऊपर चला जाए, फिर उस पर ब्रेकआउट पे मोहर लग जाएगी। इन दैट केस तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट पड़ाव रहेगा और सीधा रहेगा 5100 से लेके 5150। तो ये बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। आपको अगर ब्रेकआउट पे लेना है तो बेटर है, लेकिन अगर किसी को इस लेवल पे एंट्री करनी है तो 4960 का स्टॉप लॉस होगा और आयशर मोटर का बाय का साइड का ट्रेड आप बना सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आयशर मोटर्स मूव अच्छा देता हुआ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो रियल एस्टेट पे सुबह बातचीत हुई थी, मार्क किया गया था, अब अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। और ज़रा क्योंकि रियल एस्टेट भी अच्छा कर रहा है, रियल एस्टेट इंसलरी को एक बार स्कैन करते हैं। लेट्स ब्रिंग एस्ट्रल अब 1798 PS। देखिए, बाकी सब चीज़ कोने पे छोड़ दीजिए, जस्ट आई मीन चेजिंग द टेक्निकल पैटर्न्स, सिर्फ टेक्निकल मापदंडों पे एस्ट्रल शायद एक पुलबैक के लिए तैयार हो रहा है। अमित जी, आपका टेक क्या है? एस्ट्रल 50 डे में प्लेस्ड है करीब करीब 1840 पे। क्या 40-50 रुपए का स्विंग लग रहा है आपको यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से प्राइस और आरएसआई का डाइवर्जेंस है और एक सपोर्ट से स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा काफी स्ट्रेंथ से क्रॉस किया है, तो यहाँ पे 50 डेमा इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। बट राजेश सर ने ऑलरेडी भी ये दिया भी था, बट इट इज अ वेरी गुड पुल बैक ट्रेड। स्टॉप लॉस लगभग 1775 का रखेंगे और टारगेट्स 1850 से 1875 तक के रहेंगे। ताहिर जी के पास जाएं इससे पहले सचिन के पास एक कॉल है, वो ले लेते हैं। सचिन, क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है हेवल्स, मुझे शायद लग रहा है किसी ने कवर नहीं किया, बट हेवल्स ने 1700 का लेवल पार किया है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर बिल्टअप है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रैली बन सकती है। हेडरूम अवेलेबल है लगभग 1785 तक की। तो यहाँ पर मोमेंटम फ्रेश चेस करने की सलाह होगी 1695 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले गेस्ट के पास। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बाजार में जश्न क्या आगे भी जारी रहेगा? और एज रिटेल इन्वेस्टर आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे? इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह जुड़े हैं हमारे साथ। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। एक शानदार मोमेंटम मार्केट में पिछले 2 दिनों से, और क्या एक ये कहना सही होगा कि एक करेक्शन खत्म हुई या फिर अभी ये जल्दबाजी होगी थोड़ी सी? वेल, एक तरीके से दोनों चीज हो गई। करेक्शन भी एक तरीके से खत्म हो गया, लेकिन जल्दबाजी भी शायद नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्या है कि बेसिकली जो सबसे ज्यादा बड़ा मसला बाजार के सामने पिछले कुछ समय से खड़ा हो गया था, वो अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्टरी को लेके हुआ था, स्पेशली आफ्टर द सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स। और मार्केट, मुझे लगता है कि आफ्टर दिस पुल बैक और जो करेक्शन और थोड़ा बहुत जो फ्रॉथ कम हुआ है, वो अच्छी ही बात है। लेकिन आई थिंक सस्टेनेबल रैली आने के लिए वापस एक बार रीअफर्मेशन ऑफ ग्रोथ ट्रेंड्स की जरूरत होगी। और शायद मार्केट इसका थोड़ा बहुत इंतजार करेगा, स्पेशली टू बी एबल टू डिटरमिन कि जो स्लो डाउन सेकेंड क्वार्टर में देखी गई थी, वो एक कुछ हद तक वन ऑफ थी, या सस्टेनेबल बेसिस पे, मतलब ये एक स्लोअर मोड में जा रहा है। आई थिंक वो मार्केट को अभी भी
पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि जनवरी मिडल ऑफ जनवरी तक शायद आई थिंक इंडिकेशंस विल बी लिटिल बेटर तब तक ये क्वार्टर की सिचुएशन कैसी रही है उसका शायद बेटर अंदाजा हमें मिल जाएगा तो आई थिंक आफ्टर दैट मे बी वी कैन प्रॉब्ली सी a more confident rally. अर्निंग्स की बात मैं मानता हूँ आपकी कि काफ़ी मार्केट के ऊपर प्रेशर डाला उसकी वजह से, लेकिन क्या उम्मीद है कि आगे जाके एक पिछला क्वार्टर एक एबरेशन था, आगे जाकर अगर कैपेक्स वगैरह पिक हुआ तो शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे? और आपके हिसाब से क्या जो डोमेस्टिक स्टॉक्स हैं वहाँ पर मार्केट इस चीज़ को प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा? तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है क्योंकि ओवरऑल इंडिया के मल्टीपल्स और इंडिया की जो री रेटिंग हुई है स्पेशली कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट्स इंटरनेशनल मार्केट्स ये इस बिना पर हुई है कि एक्चुअली देयर इज अ गुड स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट साइकिल जो काफी समय से इंडिया को मतलब इल्यूड कर रहा था वो एक बार वापस हमें देखने को मिला है। तो आई थिंक वो जो नैरेटिव है वो टॉप डाउन जो नैरेटिव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमने कुछ हद तक थोड़ा बहुत वो सेंट्रल और स्टेट लेवल केपेक्स को जो हम स्लो होते हुए हमने देखा है आई थिंक दैट नीड्स टू बी वंस अगेन restored back. That is the most important thing in my view, I think, from an overall India growth story. So I think conditions definitely है, especially after this, strength which has been imparted from a political standpoint. I think market की उम्मीद भी रहेगी कि in the coming 2-3 quarters, central utilities, agencies, central public sector enterprises, वो अपना capex का रुझान वापस intensify करे. So that will be something which will be seen. कुछ हद तक हमने देखे हैं कि there have been certain one-off kind of factors also, जिसका असर सेकंड क्वार्टर रिजल्ट पे रहा है. आई थिंक जो हमने भी शायद पोस्ट रिजल्ट जो कुछ ट्रेंड्स या ऑब्जर्वेशंस या एनेक्डोटल एविडेंस जिसे हम कहते हैं वो शायद इस तरफ हिंट करता है कि थोड़ा बहुत हमने इम्प्रूवमेंट देखा है स्पेशली इन अक्टूबर. कंजम्पशन ऑल्सो शायद उसको भी रिवाइवल मिलने की शक्यता है गिवन दिस होल बिग स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन विच जो इंडिया में हम देखने जा रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में. सो आई थिंक दीज आर देयर आर ऑल्सो ऑफसेटिंग फैक्टर्स. वी विल हैव टू सी हाउ दैट गोज. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शायद मार्केट वो थोड़ा एविडेंस का या कंफर्मेशन का या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का वेट करे तब तक so as to be able to get a stronger hold on the overall market, overall economic outcome. ताहिर जी, जो मोमेंटम कोलैप्स हुआ था पीएसयूज में, स्पेशली दो आई थिंक डेडिकेटेड स्पेस विद इन पीएसयूज दैट रेलवेज और डिफेंस, वो क्या फिर रिज्यूम होगा आपके मुताबिक? वीरू जी, रिज्यूम तो डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने एक हद तक अच्छा करेक्शन भी देखा है. सो दे विल बी बाइंग इंटरेस्ट वंस अगेन एट सर्टेन लेवल. हम भी मतलब जो पिछले 6 महीने पहले या आप लगभग हम जनरल इलेक्शंस के पहले की बात करें तो मेनी ऑफ द पीएसयू वैल्यूएशंस जो हम काफी बार दोहराते थे और मार्केट को भी वो सेंस था कि वो थोड़े ज्यादा एक्सटेंड हो गए थे. अब वो एक हद तक एक इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट्स मिलने जा रही है वापस, पर्टिकुलरली थिंग्स लाइक डिफेंस या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मतलब हमने करेक्शन देखा है इवन इन सम पावर यूटिलिटीज और बैंक्स और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह. तो क्लियरली एंट्री पॉइंट्स बनेगी लेकिन दे आर मे बी चीपर देन वे दे वर, बट in absolute terms they are not as cheap as they were let's say few years ago, जो हम भी जानते हैं. But I think एक कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी एंट्री पॉइंट मेरे हिसाब से बनने जा रही है या बनती जा रही है. आई थिंक दैट विल बी इम्पोर्टेंट. लेकिन अब ये पीएसयू सेट में मुझे लगता है कि अनलाइक जो पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा कि एवरीथिंग मूव टुगेदर और सभी कुछ को री रेटिंग का फायदा हुआ. आई थिंक अब यहाँ से लेके मतलब इन द नेक्स्ट राउंड एग्जीक्यूशन पर ज्यादा प्रीमियम रहेगा. आई थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट टू सी एग्जीक्यूशन और डिलीवरी जहाँ जहाँ होगी या प्रोस्पेक्ट्स मतलब मेंटेन कर पाएंगे. आई थिंक उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है. तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक देयर माइट बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन इन दिस होल पीएसयू पैक आने वाले दिनों में. So the next round may not belong to all the PSUs. अच्छा ताहिर जी, अगर
अब थोड़ा सा चलता हूँ मैं फाइनेंशियल स्पेस में ही, बैंक सेट के एनबीएफसी से बात करता हूँ। एनबीएफसीज में हमने गोल्ड के बाद ये गोल्ड फाइनेंस कंपनी को बड़ा मूव दिया था, बट अभी एनबीएफसीज में अगर किसी पर्टिकुलर चंक पे आपको हाथ रखना हो, जैसे एचएफसीज हो गई, स्टिल गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हो गई, आपका किस पे रुख होगा? क्योंकि एचएफसीज का मार्केट भी हमारे पास ब्रॉड है। हमारे पास स्टॉक्स लाइक कैनफिन होम्स, पीएनबी हाउसिंग, बजाज हाउसिंग। आपका फोकस किस पे है एनबीएफसीज में? सो वीरू जी, बेसिकली आई मीन एनबीएफसी का स्पेस थोड़ा नैरो होते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस सेट, और मैं कहूँगा कि एटलीस्ट फॉर इन्वेस्को एज अ हाउस हमने बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय से मतलब एनबीएफसीज में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। जो हमारे पास होल्डिंग्स हुआ करती थी शायद वो कुछ हद तक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कुछ कुछ आध जो यू नो एसएमई और एमएसएमई फाइनेंसिंग वाली कंपनीज भी थी, उनमें ज़्यादातर हमारा निवेश रहा है। माइक्रो फाइनेंस पे हमने बहुत ज़्यादा, हमारे पास एक्सपोज़र नहीं था लकीली, तो उस हद तक वी हैव बीन समव्हाट लेस इम्पैक्टेड। लेकिन वही ये 2 सेगमेंट्स हैं जहाँ पे मतलब अगर कुछ हद तक हम, कुछ ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे मतलब दे हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ मैनेज एसेट क्वालिटी अ लिटिल बेटर। हालाँकि ओवरहैंग पूरे सेक्टर पे रहेगा मेरे हिसाब से। आई थिंक इट विल स्टिल टेक सम टाइम बिफोर मार्केट अपना ये कॉन्फिडेंस ले सके कि शायद वो रेगुलेटरी जो इम्पैक्ट है या एक्चुअल ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट है वो अब इज बिहाइंड अस। सो उसके लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा समय है। हालांकि ये कुछ हद तक मतलब वैल्यू अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती जा रही है। सो वैल्यू प्रोपोज़िशंस में यही होता है वीरू जी कि आपको एंट्री ज़रूर मिल जाती है, बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ वेटिंग पीरियड एसोसिएटेड विद इट। तो जहाँ-जहाँ हमने देखा है कि स्ट्रेस ज़रूर है, लेकिन आई मीन सेक्टर रिलेटेड स्ट्रेस ज़रूर है, लेकिन इंडिविजुअल कंपनी रिलेटेड स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं है, या एसेट क्वालिटी को अच्छी तरह से मतलब सँभाला गया है। So I think those are the preferred set. So, but it's not that we are going significantly overboard. Still थोड़ा बहुत wait and watch mode में है ये space. बिल्कुल। अच्छा, अर्निंग सीजन में सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर जो रहा था वो था कुछ सेलेक्ट एफएमसीजी कंपनियां जिनसे हम उम्मीद नहीं करते हैं कि इस तरीके के नंबर्स आएंगे, चाहे वो एशियन पेंट्स था या हिंदुस्तान यूनिलीवर था। यहाँ पर क्या और ज़्यादा वैल्यूएशन रीसेट का रिस्क है, या जो होना था वो हो चुका है अब? No, I think again, uh, it's hard to say, मतलब क्योंकि क्या हुआ है कि कुछ हद तक ये वाइल ये जो अब थोड़ा बहुत कंज्यूमर सेंटिमेंट को सुधरने का मतलब शायद मौका आ सकता है गिवन गवर्नमेंट्स सपोर्ट आउट देयर। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत सारी जो ये वैल्यू कंजम्पशन या कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स है, वहाँ पे हमने कंपटीशन को भी काफ़ी हद तक इंक्रीज होते हुए देखा है, न केवल एरियाज लाइक पेंट्स एक्सेट्रा, लेकिन ऑल्सो इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जहाँ पे लोकल कंपटीशन, लोकल ब्रांड्स, रीजनल ब्रांड्स, उनका भी हमने असर देखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लिस्टेड एंटिटीज पे कुछ ज़्यादा ही असर रहा है इन द लास्ट सम टाइम। तो आई थिंक दिस विल बी अ स्लो रिकवरी पेस। सेंटिमेंट ज़रूर यहाँ पे इम्प्रूव होंगे। वैल्यूएशंस कुछ हद तक डेफिनेटली करेक्ट हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ मतलब आई थिंक अर्निंग्स में भी इम्पैक्ट आया है। सो ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब इट हैज बिकम रियली वेरी चीप। यस, दे आर ट्रेडिंग एट द लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड्स, लेकिन ग्रोथ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडल लेना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ फॉर द मार्केट कैन इम्प्रूव, लेकिन लिस्टेड एंटिटीज को यहाँ से कितना फायदा होगा तो वो थोड़ा इनडिटर्मिनेबल है एट दिस स्टेज। अरे ताहिर, एक और स्पेस मतलब जिसमें नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मैनेजमेंट का विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स के साथ साथ जो 2030 का प्लान रखा, जैसे फॉर इंस्टेंस इंडियन होटल्स ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग विज़न। ये होटल स्पेस में आपको यहाँ से भी और मतलब अच्छे एक्सपेंशंस की, अच्छे मार्जिन्स की, अच्छे टॉप लाइन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, और ऐसे में आपका टेक क्या होगा इस पर, क्योंकि इसकी पूरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिड कैप में ही है? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वन स्पेस जो अगर हम ट्रैवल और टूरिज्म के पूरे इकोसिस्टम में देखें तो ये एक ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे फिर भी अभी भी आई थिंक
momentum is very strong, both in terms of growth as well as pricing momentum भी उनके लिए I think will remain on the positive side. ये कुछ हद तक हम इस सेगमेंट को एक्चुअली रियल एस्टेट के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। नॉर्मली चाहे वो होटल्स हो या रियल एस्टेट हो, आई थिंक ये जो हार्ड एसेट्स वाली जो कंपनीज रहती है या बिजनेसेस रहते हैं, particularly real estate और hotels में हमने देखा है कि cycles tend to be very long. I mean, on both sides. डाउन साइकिल भी बहुत लंबा चलता है और अप साइकिल ऑल्सो लास्ट लॉन्ग, क्योंकि उनमें नेचुरली द कैपेसिटी आने और नई कैपेसिटी लगाने में द टाइम लैग इज रीजनेबली हाई. सो आई थिंक मुझे लगता है कि वी आर स्टिल इन द mid stages of this cycle, या maybe a little ahead of the mid stage, both in case of even hotels और शायद मैं कहूँगा even in the case of real estate. हमने 10 साल का 10-12 साल का डाउन ट्रेंड डाउन साइकिल देखा था इन दोनों सेक्टर्स में, और शायद हमने 2-3 साल से एक अप साइकिल देखा है. तो मुझे लगता है कि ये जो एक ऐसी पूरी स्पेस है वहाँ पे जहाँ कैपेसिटी को आने में समय लग सकता है, और साथ ही साथ ट्रेंड्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग. प्लस लेजर ट्रैवल से शुरुआत हुई थी और अब कॉर्पोरेट ट्रैवल भी धीरे-धीरे करके पिकअप होते जा रहा है. सो ये सेगमेंट में शायद मुझे लगता है कि इंटरेस्ट बने रहेगा, एंड ग्रोथ शुड कंटिन्यू टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर विकेट. ओके ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. मीनवाइल जो रिव्यू कमेटी बनी बांग्लादेश में, वो इंटरिम गवर्नमेंट ने, उसने एक ये आदेश दिया है कि जितने पावर प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट में साइन हुए थे उनकी जांच होगी, जिसमें एक अदानी ग्रुप वाला प्रोजेक्ट भी है. अच्छा, एक बार अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देख लेते हैं. वैसे आज सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, और ये इस समय कुछ स्टॉक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट टेक्निकल पर चर्चा करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं. उनसे समझते हैं मार्केट में क्या किया जाए. राहुल जी, गुड मॉर्निंग. क्या माना जाए कि करेक्शन खत्म हुई और अब हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये अभी भी एक काउंटर ट्रेंड रैली की तरह ही देखी जाए? अनुज, अब तक तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि प्योर शॉर्ट कवरिंग रैली है. दिस इज हम लोग बहुत ओवरसोल्ड थे, साथ में एक इवेंट था फ्राइडे के दिन शॉर्ट कवरिंग देखा, आज भी शॉर्ट कवरिंग आई थिंक कंटिन्यू होगी. हमारे हिसाब से ये सिर्फ एक बाउंस बैक है. एज ऑफ नाउ पूरा प्रॉपर रिवर्सल का संकेत अभी तक डेटा में या चार्ट्स में देखने को नहीं मिला है. सो हमारा ये मानना है कि 24,400 तक ये जो बाउंस बैक है ये खींच सकता है, यानी कि आज सेकंड हाफ में शायद और यहाँ पर स्ट्रेच करें हम. बट अगर आपके पोजीशंस अटके हुए हैं, अगर आप पिछले 10-15 दिनों में लॉन्ग्स में अटके हुए थे, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एग्जिट करने के लिए. और साथ ही में आई थिंक यहाँ पर प्योर एज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, प्योर एज अ ट्रेडर रहे, मेरे हिसाब से बड़ा रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ है. टाइम लगेगा. टाइम करेक्शन जिसकी हम बात करते हैं, हमें लगता है कि इसके बाद मार्केट टाइम करेक्शन में एंटर हो सकते हैं. सो क्लियरली व्यू ये है कि एज अ ट्रेडर यहाँ पर प्योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रखे, ज्यादा बड़ा कमिटमेंट यहाँ पर करने की राय नहीं है. इनफैक्ट जो पोजीशंस अटके हुए हैं वहां पर आप एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं. ओके अच्छा राहुल जी, बैंक निफ्टी पे आपकी रीडिंग क्या है? और बैंक निफ्टी वही 52,200 52,300 इस जोन में बार बार आकर अटकता है, और ये आई थिंक प्राइस परफॉर्मेंस परसिस्ट कर रही है आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से. बैंक निफ्टी पे आपका टेक, और अगर हमें इस क्लस्टर से बाहर निकलना है तो एग्जैक्टली वो कौन सा स्टॉक है जो लेके जाएगा? क्या चेज करना चाहिए इंडिविजुअली बैंक्स में? जी देखिए, बैंक निफ्टी में मल्टीपल रेजिस्टेंस है 52,500 52,400 के आसपास. पिछले काफी समय से ये लेवल निकाल नहीं पाए, और हम अगर आई थिंक दो स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी को मदद कर सकते हैं ये लेवल में ब्रेकआउट देने के लिए, उसमें से एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है एसबीआई. दोनों स्टॉक्स में आज के सेशन में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और मोमेंटम जो है वो काफी बढ़िया है. बट यहाँ पर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा. बैंक निफ्टी ने कम से कम 3 बार यहाँ पर काफी ट्रेडर्स को फंसाया है 52,500 52,400 के आसपास, और वहां से हमने करेक्शन देखा है. तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए. अगर ये लेवल निकल जाता है तब तो मेरे हिसाब से जगह खुल जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर. इनफैक्ट जो प्रीवियस हाई था तकरीबन 54,000 प्लस का, वहां तक भी बैंक निफ्टी बढ़ सकता है. लेकिन अर्ली डेज है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए. आई थिंक ये लेवल निकलने के बाद कोई ट्रेड लेना एडवाइजेबल है. प्रीएम्प्टिवली यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड ना ले.
ओके राहुल जी, फिर स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव? एक स्टॉक है जो काफी अच्छा लाइक मल्टी वीक्स के करेक्शन के बाद रिवर्स हुआ है। टेलीकॉम स्पेस से भारती एयरटेल का सेटअप हमें काफी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट रिवर्सल जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। ओवरऑल हमने देखा है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। हमें लगता है कि करंट मूव में 1650 1670 तक भारती एयरटेल यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ चल सकता है और फ्रेश बाइंग भी यहाँ पर की जा सकती है 1580 के स्टॉप लॉस से। दूसरा जो सेक्टर है जो काफी बीटन डाउन है, जहां पर हमें लगता है कि कैचअप रैली हो सकती है, वो है मेटल्स। और मेटल्स में टाटा स्टील का सेटअप या टाटा स्टील का रिस्क रिवॉर्ड जो है सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। 145 हाफ के आसपास आई थिंक यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेटली 10% का आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यानी कि तकरीबन 160 165 तक के जोन में ये स्टॉक वापस ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। तो बाउंस बैक के लिए टाटा स्टील को बाय कीजिए। 139 हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है कि मेटल्स ओवरऑल मेटल पैक में एक तरह से पॉजिटिव सेंटीमेंट रह सकता है। दो की चार्ट जिस पर हम ट्रैक रख रहे हैं, एक तो जो यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है 4.5 के आसपास ट्रिपल टॉप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। वहां पर कूलिंग ऑफ हुई तो यहाँ पर मार्केट को सहारा मिलेगा। साथ में डॉलर इंडेक्स में एक माइक्रो मिनी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 103.50 के आसपास ये करेक्शन देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो सिलेक्टिवली यहाँ पर हम लॉन्ग की एडवाइस कर रहे हैं, स्पेशली वहां पर जहां पर करेक्शन अच्छा हो चुका है और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स पर अपने व्यूज़ देने के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कंचन और वीरू स्क्रीन पर दिखाई देंगे आपको, ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे।